नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सती श्रीवास्तव। हमारे साथ आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी मौजूद है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, बहुत बहुत स्वागत करते हुए आपका भी। निरंजन जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि वोटिंग कास्ट पर्सन जिस तरह बढ़े हैं और कहा जाता है वोटिंग कास्ट पर्सन मतदान फीसदी अगर बढ़ती है तो मौजूदा सरकार को वो नुकसान देती है और विपक्ष में बैठी सरकार को वो फायदा दे जाती है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? और ध्रुवीकरण का फायदा कितना हुआ है इस बार राजस्थान में? क्योंकि 10 से 12 सीटें ऐसी हैं मेरी नजर में जहां पर सीधे ध्रुवीकरण हुआ है और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री सीएम जो योगी आदित्यनाथ है, उनको यहां तक उतारा जा सका, चाहे वो हवा महल की बात हो, चाहे वो तिजारा की बात हो, पोखरण की बात हो, जहां पर फाइट मुस्लिम कैंडिडेट वर्सेस यहाँ पर बाबाओं को उतार दिया, चाहे बाबा बालकनाथ की बात करें, तमाम ऐसी। तो ध्रुवीकरण की राजनीति कितना असरदायक रही है? और दूसरा, वोटिंग कास्ट परसेंट आपके हिसाब से किसको फायदा किसको नुकसान दे रही है? रंजन जी, 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड। जी जी सर, जी बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी। देखिए श्रुति जी, ऐसा है कि भारतीय राजनीति के अंदर आपने देखा होगा कि एक परंपरागत, चाहे हमारे विश्लेषक हों, पत्रकार हों, चाहे सेफोलॉजिस्ट हों, वो एक परंपरागत जो एक शुरू से हम जो सुनते आ रहे हैं बचपन से, उसी चीज का अपना विश्लेषण करते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि पिछले 15-20 वर्षों के अंदर, खासकर पिछले 10 वर्षों के अंदर राजनीति के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और इस बदलाव के अंदर कोई भी चीज एक ऐसी नहीं है जिसको आप ये मान करके चलें कि भाई यही चीज परफेक्ट है। चाहे जिसको कहा जाता है कि भाई बहुत ज्यादा मतदाता वोट देने के लिए तब निकलता है जब सरकार या तो एंटी इनकम्बेंसी हो या प्रो इनकम्बेंसी हो, लेकिन मेरा यह मानना है कि अब इन चीजों के अंदर भी बदलाव आ रहा है। क्योंकि इसके अंदर देखिए, एक तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो युवाओं का प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको कहते हैं युवा भारत। और दूसरा, जिस तरीके से पिछले 10-15 वर्षों के अंदर राजनीति के अंदर महिलाओं की जो रुचि और जागरूकता हुई है, यानी कि नारी शक्ति की बात कर रहा हूं, और वो जिस तरीके से वोकल भी हुई है और मुखर भी हुई है। आपने देखा होगा कि एक समय हुआ करता था, ये हमारा देखा हुआ काल है कि जब महिलाओं को एक आदेश जारी कर दिया जाता था कि आपको फला निशान के ऊपर वोट करना है, और वो बिना सोचे समझे वहां जाकर के वोट। आज महिलाएं आर्ग्यूमेंट करती है अपने घरों में भी, आज महिलाएं आर्ग्यूमेंट करती है कि नहीं, हम इसको वोट देंगे, उसको वोट नहीं देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर एक बंपर वोटिंग हुई और बढ़े हुए मत प्रतिशत आपने देखा होगा, बल्कि मैं तो आपको आपके ही टेलीविजन चैनल न्यूज 18 राजस्थान की बात बता रहा हूं कि न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर जिस तरीके से रिपोर्ट्स चलाई गई कि कैसे बंबई से गाड़ियां भर भर के, ट्रेनें भर भर के, जो लोग समझ लीजिए प्रवासी राजस्थानी है, और मैं यहां दिल्ली का निवासी हूं श्रुति जी, मैंने यहां दिल्ली के अंदर कम से कम मेरे जो परिचित हैं 100-150 लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई, जो आप ये मान के चलिए यहां प्राइवेट नौकरी यानी कि निजी रोजगार भी करते हैं और प्राइवेट नौकरियां भी करते हैं, सरकारी नौकरी भी है। वो लोग यहां से छुट्टियां ले लेकर के अपनी दुकानें और अपने काम धंधे बंद कर करके राजस्थान वोट देने गए हैं। तो पहली बात तो आपको यह समझनी पड़ेगी कि जो व्यक्ति बंबई से, सूरत से, गुजरात से, गुवाहाटी से, दिल्ली से या अहमदाबाद से या कहीं से भी आप मान के चलिए, अगर अपना काम धंधा, अपनी नौकरी की छुट्टी लेकर के राजस्थान केवल अपना मत कास्ट करने के लिए, अपना वोट देने के लिए अगर आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए वो वहां पे 400 रुपए में, 500 रुपए में सिलेंडर खरीदने के लिए नहीं आ रहा है, वो फ्री बीज के चक्कर में वोट देने नहीं आ रहा है वहां पे। पहली बात तो आप इस चीज को समझ के चलिए। तो पहली बात तो यह है कि मत प्रतिशत जो इस बार बढ़ा है। और दूसरी बात श्रुति जी, आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की जनता है, वो जैसे हमारे यहां कहा जाता है कि मरुधरा जो है एक वीर भूमि है और वीरों की और वीरांगनाओं की धरती है। यहां पे सागा भी हुए हैं और यहां पे जौहर भी हुए हैं, ये आपने देखा होगा। तो वहां पे ये जो फ्री बीज, जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर एक पैटर्न चल पड़ा है फ्री बीज का कि लोक लुभावन घोषणाएं करो और जनता को अपने पक्ष में, यानी ये एक तरह की सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला लंबित, आपने देखा होगा कि इसको एक समझ लीजिए मतदाताओं को भ्रष्टाचार की श्रेणी में इसकी बात करी जा रही है कि भाई एक तरह का वोट पाने के लिए घूस देने की बात करी जा रही। लेकिन राजस्थान का जो समाज है, वो चाहे कितने ही निचले दोयम दर्जे का समाज हो, बेशक श्रुति जी आपने देखा होगा कि मैं तो गांव ढाणियों के अंदर भी मेरी रीच है। और आपको मैं बता दूं, मैं सौभाग्य से मैं राजस्थान प्रदेश का ही निवासी हूं और
मेरी शिक्षा दीक्षा राजस्थान से ही करके मैं आया हूं, तो मैंने वहां पे आप ये मान के चलिए बिल्कुल एकदम इंटीरियर और अंतिम जो ढानी के अंदर एक गांव, एक घर, दो घर, 5 घर की इस तरीके का जो अंतिम पायदान का जो परिवार है, अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है, वहां तक भी मेरी रीच है, मेरी पहुंच। और मैं जब देखता हूं वहां पे बेशक वो नमक और मिर्ची से सिलोडे के ऊपर लहसुन की चटनी बना करके रोटी खाने को मंजूर है उसको, लेकिन मान सम्मान और स्वाभिमान से कभी वो समझौता नहीं करता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या ऐसी मिलेगी आपको जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, भावनात्मक रूप में उनका वोट पड़ता है। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 5 वर्षों के अंदर सरकार चली, 10 सेकंड और लेना चाहूंगा श्रुति जी, राजस्थान के अंदर जो पिछले 5 वर्षों के अंदर सरकार चली, आपने देखा होगा शुरुआत के 3.5-4 वर्ष तो केवल सरकार बनाने और सरकार गिराने का ही मामला चलता रहा, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से फ्री बीज की घोषणा की गई, लेकिन अंततोगत्वा जिस तरीके से नारी सम्मान, श्रुति जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके इस कार्यक्रम में मैं बोलने जा रहा हूं। मैं पिछले 35 वर्षों से राजस्थान का प्रवासी हूं, लेकिन यहां मैं बड़े गर्व से कहता था कि मेरा राजस्थान एक ऐसा है जहां पे अगर रात को 10 बजे भी किसी महिला को 1 किलो गहना पहना करके अगर 10 किलोमीटर पैदल निकाल दिया जाए तो किसी की हिम्मत नहीं कि उसके ऊपर आंख उठा ले। वहां पे 35 हजार रेप की घटनाएं, और जिस तरीके से ये, तो मेरे हिसाब से ये जो चुनाव है ये भावनात्मक रूप से और नारी मान सम्मान और पेपर लीक, वहां जाकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव कांग्रेस की फ्री बीज के ऊपर भारी पड़ रहा है। अच्छा, ओके, मतलब आप निरंजन जी आपने ये कहा कि गांव के कोने कोने से आपने जाके ये बात पता की, और जो वोटिंग कास्ट परसेंट बढ़ा हुआ है वो राजस्थान की जनता एक तरह से मान सम्मान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, और मान और सम्मान और भावना से इस बार वोटिंग कास्ट परसेंट बढ़े हुए हैं। और फ्री बीज जो गारंटी के वादे कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं उस पर इस बार कांग्रेस को लॉस हुआ, उस पर वोट नहीं पड़ा है। निरंजन जी, ध्रुवीकरण से किसको फायदा हो रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए श्रुति जी, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, ध्रुवीकरण हम बोलचाल की भाषा के अंदर बहुत सिंपल वर्ड हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अगर इसकी गहराई में अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर बहुत बड़ा एक इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हो। मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी, इस सवाल पे आप एनालिसिस करिएगा। इसके पहले मैं चाहती हूँ जनता भी बताइए कि राजस्थान का जो वोटर होता है वो किस आधार पर वोट देता है? क्या हर 5 साल के बाद राजस्थान के वोटर्स का मिजाज भी बदलता है, या अगर जो सेट पैटर्न आप 5 सालों का उठाकर देखें तो एक कोई सेट पैटर्न है जिसपे राजस्थान की जनता वोट डालती है? देखिए श्रुति जी, अगर राजस्थान के वोटर के पैटर्न की बात करें तो मैं सबसे पहले एक बात का यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे आपने देखा होगा कि अभी हमारे यहाँ चुनावों के अंदर जो विश्लेषण होता है या हम जो चर्चाएं करते हैं उसके अंदर पिछले 2-3 महीनों के अंदर चुनावों के अंदर ये चर्चा चल रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी का चेहरा नहीं लेकर के आ रही है, इसलिए नुकसान जा रहा है। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए कि ये कितना विरोधाभासी चीज है कि वही वसुंधरा राजे जी, एक सेकंड श्रुति जी, वही वसुंधरा राजे जी 2018 के चुनाव को आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर एक समझ लीजिए नारा बुलंद हुआ था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और आज तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने अभी जो पूर्व में कहा कि राजस्थान का वोटर जो है वो सबसे पहले तो एक भावुक वोटर है, एक बात। दूसरी बात, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि फ्री बीज का बिल्कुल नहीं चलता। फ्री बीज का अगर बिल्कुल नहीं चलता होता तो मेरे हिसाब से इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ, यानी कि कांग्रेस जैसे एक 2003 के अंदर 22 सीटों पे आ गई थी, उस तरीके से उसी तरीके का आपको पैटर्न मिलता। लेकिन फ्री बीज का कारण यह है कि कांग्रेस इस बार चुनाव के अंदर संघर्ष करती हुई और लड़ती हुई दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। लेकिन यहां पे अगर वोट पैटर्न जो आपने सवाल किया कि ध्रुवीकरण की, देखिए श्रुति जी, निश्चित रूप से ध्रुवीकरण कहां से शुरू होता है कि जब सरकारों की नीयत और नीति जब आपको ये लगे कि भाई कहीं ना कहीं इसके अंदर एक ही प्रकार के दो लोगों के बीच में कुछ ना कुछ भिन्नता है, इनके बीच में समझ लीजिए भेदभाव किया जा रहा है, तो दूसरे के मन में अपने आप असंतुष्टि उत्पन्न होती है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, राजस्थान के चुनाव की बात अगर हम करें श्रुति जी, तो आपने एक चीज अब सवाल पूछा कि हर 5 साल में हमारे यहां सरकार बदलती है, जनता वोट किस नाम पे देती है। निश्चित रूप से देखिए, जनता जब वोट देती है तो बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी आकांक्षाओं के आधार पर वोट देती
देती है। लेकिन जब 5 वर्ष के अंदर केवल जिस तरीके से पिछले 20 वर्षों की हम राजनीति की बात करें, श्रुति जी, तो आपने देखा होगा कि 5 साल वसुंधरा जी, 5 साल अशोक जी, 5 साल वसुंधरा जी, 5 साल अशोक जी, और आपने देखा कि वे जिस तरीके से सचिन पायलट जी ने भी आरोप लगाया कि ये मिलीजुली सरकार है, यानी कि वसुंधरा जी और अशोक गहलोत जी के बीच में कहीं ना कहीं इंटरनल कोई पैक्ट है। तो कहने का तात्पर्य पॉलिसियां दोनों की लगभग अपना जो शासन करने की है या जनता के लिए जो काम करने की जो पॉलिसी है वो दोनों की लगभग बराबर एक समान जैसी थी, जिस वजह से जनता को इनमें कोई विशेष फर्क लगता नहीं। जनता सोचती है कि इस बार अगर पिछली बार भी मेरा यह मानना है कि जो कांग्रेस की सरकार बदली थी, मतलब कांग्रेस की सत्ता आई थी, बीजेपी की जो सरकार बदली थी, उसका मात्र एक कारण था, और वो कारण था सचिन पायलट जी के हाथ में बैठना। क्योंकि उस टाइम जिस तरीके से कांग्रेस ने सचिन पायलट जी को फ्रंट फुट के ऊपर खेलने के लिए पूरा स्पेस दिया था, पूरा ग्राउंड दिया था, तो जनता को लगा कि अब युवा मुख्यमंत्री हमें मिलेगा, और ये युवा मुख्यमंत्री, युवा सोच, और पता नहीं राजस्थान का भविष्य, हमारे जो युवाओं के भविष्य है उनके साथ अब कुछ नया होने वाला है। इसलिए, और उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि लगभग समझ लीजिए मेजोरिटी के आसपास कांग्रेस पहुंच पाई थी। लेकिन इस बार जो है उनको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा जी को थोड़ा सा पीछे किया, लोग तो कह रहे हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वसुंधरा से जो असंतुष्ट लोग थे वसुंधरा जी से, वो कहीं ना कहीं इसकी उनको ये उम्मीद लग रही है कि अब शायद राजस्थान की परिपाटी टूटेगी, राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नया और ऊर्जावान मुख्यमंत्री मिलेगा। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है उसका भारतीय जनता पार्टी को कुछ लाभ होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो ठीक है, मतलब अब 4 चेहरों में नाम जो आता है वो बीजेपी की तरफ से वो गजेंद्र सिंह शेखावत, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और सतीश पुनिया। अब इनके अलावा इसमें किसको वो चेहरा चुनकर लाते हैं ये तो हम तारीख के बाद जब 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 इसमें भी देखिए श्रुति जी, मेरा ये मानना है, वैसे ही मैं जो बात कर रहा हूं ये अनुमान के आधार पे है, हम लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बाबा बालकनाथ जी को इन्होंने सांसदी से लेकर के तिजारा की महत्वपूर्ण सीट पे इन्होंने उतारा है, और उसके बाद में आपने देखा होगा कि भाई योगी आदित्यनाथ जी ने एक इशारों के अंदर एक इशारा भी उनके मंच से दिया कि भाई राजस्थान के अंदर भी वैसे ही बुलडोजर चलेगा जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आताताइयों पे बुलडोजर चलता है। और इससे एक चीज और मेरा एक मानना हो रहा है श्रुति जी की, बाबा बालकनाथ जी को मैं रेस में आगे इसलिए मान रहा हूं क्योंकि पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हरियाणा में अभी कमजोर महसूस कर रही है, अभी आगामी कुछ दिनों के अंदर हरियाणा में भी चुनाव है, तो बाबा बालकनाथ जी की जो पृष्ठभूमि है वो हरियाणा से आती है, पहली बात। दूसरी, जो 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी सबसे महत्वपूर्ण मान के चल रही है, और उसके अंदर बाबा बालकनाथ जी जिस तरीके से यादव समाज से आते हैं, तो जो उत्तर प्रदेश के अंदर मैनपुरी, एटा, इटावा या यादव लैंड के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है, अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल पार्टी है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहेगी बाबा बालकनाथ जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना करके, और 2024 के चुनावों के अंदर अखिलेश जी को यादव लैंड के अंदर घेरा जाए। तो इसलिए मुझे उनका बाबा बालकनाथ जी का जो मामला है वो कहीं ना कहीं रेस में थोड़ा सा आगे नजर आ रहा है। ठीक है, अब आखिरी सवाल मेरा निरंजन जी आपसे, छोटी पार्टियों का बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे वो बीटीपी हो, बीटीपी से अलग हो के बीएपी हो, आरएलपी हो, बीएसपी हो, आप हो, क्या छोटी पार्टी हो यानी कि और जो पार्टियां हैं क्या उनके गठजोड़ से इस बार सरकार नहीं बनेगी? क्या फुल फ्लेज गवर्नमेंट बनाने जा रही है? क्या छोटी पार्टियां इस बार खेल बिगाड़ने में अहम भूमिका नहीं निभा रही है? निश्चित रूप से श्रुति जी, देखिए इस बार आप ये चीज देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जो 199 विधानसभाओं के जो चुनाव हुए हैं, इनके अंदर आप देखेंगे कि अन्य कारणों से, चाहे वो क्षेत्रवार करेंगे, अगर आप इधर बात करेंगे तो जिस तरीके से भीम आर्मी चीफ और हनुमान बेनीवाल जी जब साथ मिलकर के जो चुनाव लड़ रहे थे, और इधर अगर आप आकर के देखेंगे तो कुछ निर्दलीय जी, इनके अंदर आपने एक चीज और देखी होगी, जिस तरीके से एक रविंद्र भाटी युवा नेता, केवल 26 साल का लड़का, और जिस तरीके से, मतलब मैं आपको जो मेरा तात्पर्य है कहने का कि लगभग 100 से ऊपर सीटें ऐसी हैं जिनके अंदर कांटे की फाइट है। अगर आप इसी चीज के अंदर देखेंगे, झुंझुनू के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो गुढ़ा उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर भी ट्रायंगल फाइट है, बिल्कुल एकदम समानांतर चुनाव है तीनों को। तो इसी तरीके से कभी कहीं किसी पार्टी की वजह से, कहीं किसी छोटी पार्टी की वजह, यानी कि जो तीसरा जो कैंडिडेट
कैंडिडेट है उसकी वजह से 100 से ज्यादा सीटों के ऊपर ट्रायंगल फाइट है और तीनों के तीनों मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं। और इन सीटों के ऊपर चुनाव परिणाम श्रुति जी इस चीज पर निर्भर करता है कि जो तीसरा कैंडिडेट है वो कितने वोट लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से थोड़ा सा इसके अंदर अभी अनुमान लगाने में थोड़ा सा समझ लीजिए सभी को एक असहज की स्थिति आ रही है। जो आपने एग्जिट पोल वाली बात करी, मेरे हिसाब से आपके एग्जिट पोल में भी इस चीज का जो जब आपका सैंपल सर्वे उठेगा तो उठा होगा और उसका विश्लेषण किया होगा तो उसके अंदर आपको यहां पे भी अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, लेकिन बावजूद इसके मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर एक सट्टा बाजार की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हर एक चुनाव के अंदर हम देखते हैं उनका जो विश्लेषण होता है वो सटीक रूप से जाता है और फलोदी सट्टा बाजार आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को एज दे रहा है, यानी कि 125 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी को सट्टा बाजार भी दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि भाई बाकी का तो देखिए 3 दिसंबर को पता चलेगा और एग्जिट पोल जैसे कल शाम को 6 बजे के बाद में आपके टेलीविजन चैनल के ऊपर जिस तरीके से आपके चैनल का पूरे राजस्थान के अंदर प्रभाव है और गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक आपके संवाददाताओं की रीच है, तो निश्चित रूप से मेरे हिसाब से काफी कुछ तो चुनाव परिणामों का दर्शन आप कल शाम को 6 बजे ही लोगों को दे देंगे। और मैं आपके इसी कार्यक्रम के माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि कल शाम को 6 बजे न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर जरूर जुड़िएगा। और लेकिन एक लास्ट सवाल मेरा ये है, क्योंकि टॉपिक ही है कि एग्जिट पोल में कौन मार रहा है बाजी, तो कल तो आप बिल्कुल बता ही देंगे और एग्जिट पोल आ जाएगा ना, कहीं वो अंदाजा लग ही जाता है लोगों को कि कौन बाजी मार रहा है। लेकिन उसके पहले आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल में कल कौन मारने वाला है बाजी? देखिए श्रुति जी, मेरा तो यही अनुमान है कि जिस तरीके से आपके भी संवाददाता घूम रहे थे, उनमें से भी कुछ जो मेरे परिचित हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी, तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से अभी अनुमान यही है कि भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल में भी बाजी मारेगी और भारतीय जनता पार्टी परिणामों में बाजी मार रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए राजस्थान के दंगल में।